के पास नौकरी दिलाने का रोड मैप है, योजनाएं हैं उनके पास। आपको क्या लगता है कि जो नेता है उनके पास वाकई रोड मैप है कि वो नौकरी दिला सकते हैं? रोड मैप बिल्कुल है और रोड मैप बनाने वाला आदमी चाहिए। रोड मैप मतलब अभी क्या मिल रही है दिल्ली में नौकरी? अभी तो कोई नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि जब से कांग्रेस सरकार भारतवर्ष में और प्रदेशों में अपना अपना शासन चला रही है, उन्होंने नौकरी के वजह में कभी न सोचा है। लेकिन जो नेता है, आपको क्या लगता है नेताओं के पास कोई रोड मैप है नौकरी के लिए? नेताओं के पास रोड मैप होता है सिर्फ कि हम नौकरी देंगे, परंतु वो प्रभाकर, नौकरी बड़ी देने तादाद के में लिए युवा भी आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं जो बेरोजगार हैं, साधन होते हैं, उनसे पूछिए उनको क्या उम्मीद है। क्या लगता है दिल्ली के नेताओं? हेलो, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में नौकरियां मिल रही है और जो नेता दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, उसमें भी भरोसा है आपको? सर वो तो है खैर, लेकिन ये कि आज के टाइम पे अगर जो नौकरी मिल रही है, जो सरकार ग्रेड दे रही है वो ग्रेड नहीं मिल रहे हैं। मतलब नौकरी मिल रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही है? तनख्वाह बहुत कम है और नौकरी मिलने के चांस हैं उसे, लेकिन हम जब भी कभी कहीं जाते हैं किसी भी जगह, हमें उस लायक की सैलरी मिलती ही नहीं है। उस लायक की सैलरी से घर का खर्चा चलता नहीं है। अगर ग्रेड अगर 11,500-12,000 रुपए, तो कंपनी रो के कम 6 या 6,500 मुश्किल से ग्रेड देती है। मतलब तनख्वाह नहीं मिल रही है। आप बताओ, आपको क्या लग रहा है कि नेताओं के पास कोई रोड मैप है जो लोगों को रोजगार मिल सके? देखिए, रोजगार देने के लिए सबसे पहले तो श्रम मंत्रालय में वहाँ पे इनको अपनी नौकरियों का प्रावधान है जो उनको पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि मोदी ने गुजरात के अंदर किया है, जो जैसे गुजरात के अंदर सबको नौकरियां दी, चाहे आईटी कंपनी हो चाहे सरकारी नौकरी। लेकिन दिल्ली की बात हो रही है, जो नेता क्या दिल्ली में भी अगर मोदी सरकार बनाते हैं तो दिल्ली में नौकरियां मतलब बिल्कुल तैयार रहेंगी। आप बताओ, आप भी युवा हो, क्या नौकरियां मिल रही है? नेता जो दावे कर रहे हैं, नहीं जी, यहाँ कुछ नहीं मिलते हैं, सब झूठ है। युवा भी मान रहे हैं कि सब झूठ है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। हमारे साथ सलमान सोच साहब मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता। सोच साहब, यहां पर जितना काम होना चाहिए तो उतना काम नहीं हुआ है, और साथ ही साथ यहां पर जाने माने अर्थशास्त्री मुनीर आलम साहब मौजूद हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। वो भी कह रहे हैं कि यहां बहुत दिक्कत है, ये एक बड़ा संकट है, इसको जरूर समझना होगा। जी, समझना तो होगा, लेकिन ऐसे भी हम नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई कुछ हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर देखेंगे, मानिए यूपीए के टाइम में देखिए, जो नॉन फार्म सेक्टर है, नॉन फार्म सेक्टर में 6 करोड़ जॉब क्रिएट हुए हैं, 6 करोड़। तो लेकिन आप फिर कहेंगे भाई, लेकिन टोटल पिक्चर में ऐसा क्यों नहीं दिखता है? वो इसलिए नहीं दिखता है, देखिए, किसी ने कहा भाई एनडीए के टाइम में 6 करोड़ जॉब क्रिएट हुए। अब जो आपके एक्सपर्ट भी हैं उनको भी पता होगा शायद कि 2 करोड़ तो उनमें से वो जॉब थे जो रूरल डिस्ट्रेस की वजह से हुआ, कि भाई मर्दों ने खेती बाड़ी छोड़ दी और वो निकले, और औरतों को और बच्चों को जॉब सेक्टर में आना पड़ा, फार्म सेक्टर में आना पड़ा, उनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर हो गया। सोच साहब, कांग्रेस कह रही है 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ये रोजगार कहां से पैदा होंगे इस देश में? कौन सी ऐसी जादू की छड़ी होगी जो चुनावों के बाद कांग्रेस के हाथ में लग जाएगी और उस जादू की छड़ी को घुमा दिया जाएगा और वहां पर रोजगार पैदा हो जाएंगे, 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएंगे? हाँ, मैं आपको बताता हूं कैसे हो सकता है जी। पहली बात, जो किसी ने स्किल डेवलपमेंट की बात की, शायद ऋचा जी ने भी बात की, ये एक हिसाब से अभी रिलेटिवली रिसेंट सी चीजें हैं जो यूपीए 2 में स्किल डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट शुरू हुई है। इसका आपको आगे लाभ होगा, आगे इसका फायदा आएगा। दूसरे साइड से यूपीए का अगर आप मैनिफेस्टो, कांग्रेस पार्टी का अगर मैनिफेस्टो देखेंगे, उसमें कुछ 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो रेफरेंस है मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो हमने बनाई है, उस पे मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को एक साइड से लेते हुए, दूसरी साइड से आप देखेंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखा गया है। इस बार 100 अर्बन काइंड ऑफ क्लस्टर्स बनाने की बात हुई है। साथ ही में 3 और नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात हुई है। $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। उससे यह होगा, जितनी इन्वेस्टमेंट ये बढ़ेगी और खास तौर से जो अर्बन सेक्टर में बढ़ेगी, जो आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर आप कह रहे हैं खास तौर से जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही चाहिए। देखिए, मैं इससे सहमत नहीं कि भाई ग्रोथ के बगैर ये जो ग्रोथ है उससे जॉब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं होती है, वो गलत बात। एम्प्लॉयमेंट, हाँ, ये तो होता है कि भाई आपकी जॉबलेस ग्रोथ होगी, वो भी हो सकता है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जो है अभी डेवलपिंग कंट्री। सोच साहब, आपने जो जवाब दिए हैं, आपने जो तरीके इजाद किए हैं, जो आपने कहा है कि आपकी सरकार अगर बनेगी तो वो तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। हमारे साथ मुनीर आलम साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आलम साहब, कांग्रेस के इन दावों में कितना दम? इनसे रोजगार उत्पन्न होगा? नहीं, कांग्रेस के दावों में दम तो है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर सोच साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर
को डेवलप करना है और उसके अंदर आप उस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जॉब क्रिएट होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा कंपोनेंट कंस्ट्रक्शन का है, वो होता है, वो होगा। लेकिन ये है कि अब आने वाले ये सब देखिए, ये कंजेक्चर्स की बात है, आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन ये कि उस हिसाब से आपकी जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो है वो भी उसी के साथ साथ आ रहे हैं। अभी किसी साहब ने कहा कि साहब यहाँ तो कॉलेज नहीं खुले और यूनिवर्सिटीज नहीं खुली, इस वजह से लोग नहीं निकले। आपने आज जो प्रोग्राम जो किया है उसके अंदर ये है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान, सोच साहब ने एक बात कही, वो बहुत बड़े लोग हैं, ये तो बहुत ज्यादा जानते हैं, हम लोग तो शायद ये लोग पॉलिसी मेकर्स हैं। 5% अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में तो 3% अनएम्प्लॉयमेंट होता है, 2% अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये क्यों 2% अनएम्प्लॉयमेंट होता है? इसलिए होता है कि हम अनएम्प्लॉयड रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम मजबूर हैं, 10 रुपया मिले, 15 रुपया मिले, 20 रुपया मिले, जो मिनिमम वेज का हशर है वो आपको मालूम है कि कितना कंप्लायंस है मिनिमम वेज का। लेकिन कांग्रेस ने ये जो NREGS का जो वो लाए, जो उनकी पॉलिसी थी, उसमें इसमें कोई शक नहीं कि इसका कम से कम रूरल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आया, रूरल वेजेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आया। उस तरह की चीजें जरूर हुई हैं और जैसा ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डेवलप करेंगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, हो सकता है कि हो। लेकिन आज की तारीख में एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन और जिस तरह से हम कैपिटल, ये देखिए ये बहुत ऑब्वियस बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आप कैपिटल बहुत ज्यादा लगाते चले जाएंगे तो कैपिटल सिर्फ एक चीज होती है और वो ये कि वो लेबर को डिस्प्लेस करता है। क्या आप, ये हमारे बड़े लीडर्स हैं, ये लोग जो बात कर रहे हैं, ये बता सकते हैं कि क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कहां तक अफोर्ड कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो लेबर कैपिटल कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और हमारी टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए जिसमें कैपिटल लेबर का शेयर क्या होगा। इसका जवाब लेते हैं, पहले सोच साहब से इसका जवाब लेते हैं। ऋचा जी आपके पास आता हूं, सोच साहब आपका रिएक्शन। छोटा इंटरवेंशन जी देखिए, छोटा सा इंटरवेंशन ये है, ये सही कह रहे हैं। देखिए ये तो जरूरी है कि अगर कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा होगा लेबर डिस्प्लेसमेंट होगी, लेकिन एक बात है, और इन्होंने ये भी बात सही कही कि भाई यहां पर तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता ही है क्योंकि इंसान मजबूर होता है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हमारी जो इकोनॉमी है इसमें कैसी सिग्निफिकेंट चेंजेस आई हैं। अगर आप देखेंगे 10 साल पहले, मैं ये एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है इसमें अगर आप देखेंगे इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जो थी 88% थी, यानी कि सिर्फ 12% लोग ऐसे थे जिनको फॉर्मल सेक्टर में अच्छी सी नौकरियां मिलती थी। अब वही जो रेट है 88% से 78%, यानी कि अब 22% जो इंडियन एम्प्लॉयड हैं वो फॉर्मल सेक्टर में है, यानी कि क्वालिटी ऑफ जॉब्स हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। 10 परसेंटेज पॉइंट्स का कोई छोटी बात नहीं है, आप अपने एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं। यानी कि हम आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट अगर होगी, और दूसरी बात बहुत जरूरी बात जो लेबर पॉलिसी रिफॉर्म, जब तक वो हम थोड़ा उस पर ना करें, और राहुल जी पहले नेशनल लीडर हैं इस मुल्क में जिन्होंने लेबर पॉलिसी रिफॉर्म की बात की है। नहीं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब्स मिलते हैं। जी, जब तक आप लेबर पॉलिसी रिफॉर्म को नहीं देखेंगे और लेबर लॉज को नहीं देखेंगे, तब तक आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। और राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ही ऐसी दो, ये हमारी पार्टी है जिसने ऐसी बात छेड़ी है, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत मुश्किल बात है। मुझे लगता है अगले मैनिफेस्टो में जब बीजेपी वाले मैनिफेस्टो लाएंगे, शायद वो भी इसकी बात करेंगे, क्योंकि इसके बगैर प्रोग्रेस नहीं होने वाली। जी, हमारे साथ इस वक्त प्रवीण शंकर कपूर साहब मौजूद हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी। कपूर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि 6 करोड़ नौकरियां दी गई थी 6 साल में जब एनडीए की सरकार रही थी। अब अगर आपकी सरकार बनती है तो 8 करोड़ युवाओं को जो कि पहली बार वोट डाल रहे हैं, वो टारगेट आपका, उनको नौकरियां देंगे। उसके लिए रोड मैप क्या है, क्या कुछ तैयारियां की हैं आप लोगों ने अगर आपकी सरकार बनती है तो? देखिए, रोड मैप की जहां तक बात है तो आप एक बात समझ लें कि हमारी सबसे एक जो हमारी प्रथम हमारे बारे में एक इंट्रोडक्शन है वो ये है कि हमने जो कहा है वो गुजरात में हमने नौकरियां बढ़ाई हैं, मध्य प्रदेश हमारे शासन का राज्य है, वहां नौकरियां बढ़ी हैं, गोवा में बढ़ी हैं। तो सारा देश जान रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं यहां पर आपका 8 करोड़ नौकरियां आएंगी कहां से, ये बता दीजिए। 8 करोड़ नौकरियां निश्चित तौर में भारत में, आप एक बात समझ लें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, एक वो सूत्र है, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप होगी, वो एक सूत्र है, और आप एक बात समझ लें, इंडिया वर्ल्ड के नक्शे में हेल्थ इंडस्ट्री के रूप में भी आगे आने वाली है, और वो सोर्स भी बहुत नौकरियां देगा। मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगी। जी, ऋचा जी बताइए। हम दोनों नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस की बहुत अच्छी बातें कही हैं। इसमें एक चीज हमें ऐड करना चाहिए अपने व्यूअर्स के लिए, वो ये है कि
डिमांड और सप्लाई मिसमैच बहुत ज्यादा है। आप चाहे कितनी भी नौकरियां बना लें, पर क्या हमारा एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम उसको सपोर्ट कर पाता है? केपीएमजी ने सीआईआई ने केपीएमजी से एक सर्वे करवाया था, जिसमें पंजाब में आईटीआईज और वीआईटीज वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का सर्वे हुआ था, और वहां के ही जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे पूछा गया था क्या आप इन लोगों को लेना चाहेंगे, उन्होंने मना कर दिया था। वो सर्वे ऑनलाइन है, कोई भी उसको जाके देख सकता है। इंडिया भर में केपीएमजी ने एनएसडीसी के और दूसरे भारतीय इस अलग एक तरफ अब ये भी सामने आ रहा है कि अगर हमारे यहाँ नौकरियां हैं तो क्या उन नौकरियों को करने लायक हमारे पास कैंडिडेट्स मौजूद हैं? एक सवाल ये भी आ रहा है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे, चर्चा जारी है। कांग्रेस कह रही है 10 करोड़ नए रोजगार पैदा कर दिए जाएंगे। जो बेरोजगार हैं 10 करोड़ लोगों, उसमें जो कटौती कर दी जाएगी, 10 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा। बीजेपी कह रही है 8 करोड़। रोड मैप क्या है जानने के लिए सीधे चलेंगे मुंबई। हमारे संवाददाता एहतराम अली हमारे साथ मौजूद हैं। एहतराम, मुंबईकर जो लोग आपके साथ मौजूद हैं मुंबई के, उनसे पूछिए नेताओं के पास नौकरी दिलाने की योजनाएं हैं या पॉलिटिकल पार्टी जो दावे कर रही हैं वाकई वो गंभीर हैं या सिर्फ चुनावी वायदे हैं? ये देखिए, यहाँ पे मैं दो चीज कहना चाहूंगा। आज मुंबई में ये तो बहुत जगह पे आपको लिखा होगा ग्रेजुएट बड़ा पाव, यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसके पास कोई नौकरी नहीं है, वो बड़ा पाव बेच रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए देकर इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन आज यहाँ पर सड़क पर हैं। मेरे साथ मुंबईकर हैं। आपको लगता है जो नेता वादे करते हैं कि 8 करोड़ 10 करोड़ नौकरी देंगे, ये चुनाव के बाद दे पाएंगे? ऐसा है, ये नेता लोग सिर्फ वादे ही करते हैं, अपना काम कभी पूरा नहीं करते हैं। 8 करोड़ क्या, ये 8 लाख को भी नौकरी नहीं दे पाएंगे। 800 को भी। और ये बेरोजगारी का है, तो बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसकी वजह है, एक तो देश में पर्याप्त शिक्षा के साधन भी उपलब्ध नहीं है, और भ्रष्टाचार है जगह जगह। आज कई लोग जिनका पास पैसा है वो तो डिग्री ले लेते हैं अच्छे कॉलेज की डिग्री मिल जाती है, पैसा दो डिग्री मिल रही, डिग्री अभी बिक रही है इस देश में। आप क्या कहेंगे? नहीं, डिग्री बिक रही है, और सत्य जो पढ़ने लिखने वाले उनको बेरोजगारी है, और दिन भर धक्का खाते हैं, ऑफिस से वो ऑफिस। सरकारी जॉब तो छोड़िए, प्राइवेट जॉब मिलना मुश्किल हो गया है। तो लगता है आपको जो वादे किए जा रहे हैं वो वादे सब खाली धोखाधड़ी। एहतराम, युवा आपके साथ बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं पीछे, युवा जो बेरोजगार हैं, जो इस उम्मीद से हैं कि उनको नौकरी मिले, उनसे जरूर मेरे साथ युवा भी बहुत हैं। आप क्या कहेंगे? इस बेरोजगारी वादे जरूर करते हैं बहुत से लोग, लेकिन क्या लगता है? जी, मैं आप ये कहूंगा कि ये सरकार जो है वो डीएड धारकों को, पहले कॉलेज कम थे, डीएड होने के बाद नौकरी लगती थी, लेकिन अब क्या परिस्थिति है, बहुत कॉलेज बढ़ा दिए उन्होंने, और वो डीएड धारकों की वो हंसी मजाक चल रहा है, इसके बारे में कोई बोलने को नहीं दिख रहा है। आपको लगता है जो सरकार वादे कर रही नौकरी देगी नहीं दे पाएगी? सरकार सिर्फ अपने वादे करती है, हर बार चुनाव होता है, हर बार ये वादे किए जाते हैं कि नौकरी देंगे, मर्दन लोगों को मकान देंगे, सुविधाएं देंगे। कहाँ है सुविधाएं? जो है सामने, आप क्या कर रहे हैं अभी? आप भाई अभी इलेक्शन है, तो इलेक्शन के टाइम को सभी सच बोलते हैं, सबको लगता है कि सब सच बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये सब दे पाएंगे। और जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको उम्मीद है कि ये सरकार कुछ नौकरी दे पाएगी आपको? नहीं, सिर्फ बोलने की बात है, कोई नौकरी देगा नहीं कोई। बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे पढ़े लिखे बहुत बेरोजगार है, किसका कुछ नहीं होने वाला। आप क्या? किसी का कुछ नहीं होने वाला। युवा जो है वो लगातार निराश होता जा रहा है इस मसले पर। सिर्फ चुनावी वायदे होते हैं, वायदों के बाद भूल जाते हैं कि बेरोजगारों के बाद एक बार फिर से उनको आना पड़ेगा अगली बारी वोट लेने के लिए, और तब ये सोच समझकर वोट देंगे। बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर पुणे की जनता से बात की समय संवाददाता प्रतिभा चंद्रन ने। अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, उसका कारण हम खुद सभी जानते हैं। बेसिक रीजन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। हम लोग नहीं सोच रहे हैं, ग्राउंड लेवल के बारे में कोई भी नहीं आज के दिन में सोचता है। जिम्मेदारी बोलूंगा तो गवर्नमेंट को बोलूंगा, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटी ला सकती है ताकि सबको मतलब एम्प्लॉयमेंट मिले, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे कुछ पॉलिसी लाती नहीं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। क्योंकि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तभी तो हर यूथ आगे आएगा और इंडिया ग्रो करेगा। क्योंकि राइट नाउ इंडिया इज की यूथ का नेशन हो चुका है, और पूरी तरह से मैक्सिमम हमारा है जो 30 to 35 के रेंज में आता है, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन। स्किल ट्रेनिंग ओरिएंटेड कुछ प्रोग्राम लाया जाए इंडिया में, क्योंकि आज हमारे देश में मैं खुद एक इंजीनियर ग्रेजुएट हूँ, लेकिन फिर भी कह सकती हूँ मैं कि अनएम्प्लॉयड हूँ।
मोस्ट ऑफ द यूथ आर प्रोफेशनली वेरी मच क्वालिफाइड, बट उनका उस लेवल के जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि कंपनीज नहीं लेना चाहती हैं बिकॉज दे हैव टू पे देम। अगर हम लोग जब तक युवा लोगों को ही चांस नहीं देंगे कि नेता या पॉलिटिशियन में आने का, पॉलिटिक्स में आने का, तो जब तक इंडिया का इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। तो एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी लिटिल बिट यंग, जो कि कुछ 30 साल के आसपास हो, जो खुद एजुकेटेड हो। सीधे चलेंगे हमारे संवाददाता सुदेश त्यागी के पास इंदौर। सुदेश, अगर इंदौर की, मध्य प्रदेश की जनता की बात की जाए तो वो कितना विश्वास करते हैं जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं कि 8 करोड़ 10 करोड़ नौकरियां आ जाएंगी अगर हमारी सरकार बनती है, कितना भरोसा? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर बात करें तो दावे और वादे राजनेताओं की तरफ से किए गए हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं जो कहीं ना कहीं अगर बेरोजगारी की बात करें उससे जूझे हैं। आप बताइए कि किस तरह से देखते हैं जो दावे और वादे किए जाते हैं, पिछले 10 सालों की बात करें और अभी की बात को लेकर किस तरह से देखते हैं? एकदम खोखले दावे और केवल लुभावने वादे कर कर इस देश के युवा को पिछले 10 सालों से ठगा गया है। इस देश में केवल 2% स्किल्ड नौजवान हैं, 98% अनस्किल्ड लेबर इस देश का है। उसको स्किल्ड बनाने का कोई प्रयास नहीं हुआ और आए दिन नौजवान नौकरी के लिए या नौकरी की चाह में आत्महत्या कर रहा है। पिछले 10 साल में इस देश के नौजवान का मनोबल और उत्साह इस सरकार ने केवल कम किया है और एक भी नया रोजगार पैदा करने का काम नहीं किया है। और फिर इस बार यूपीए ने अपने घोषणा पत्र में 10 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है, जिसको निश्चित तौर पर इस देश का युवा समझेगा और सही जगह वोट करेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर कितनी गंभीरता से लेते हैं नेता आप रोजगार देने को लेकर? खासकर मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी काफी बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों से और इस बार वापस बीजेपी की सरकार आई, रोजगार की बात करें तो युवा तो बेरोजगार मध्य प्रदेश में भी है, आत्महत्या तो यहाँ के किसान भी कर रहे हैं। और एजुकेशन की स्तर की बात करी जाए तो यहाँ पर भी एजुकेशन का जो लेवल होना चाहिए बहुत ही बेकार लेवल है। क्वालिटी एजुकेशन पे मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोई काम नहीं करा है। और रही बात दूसरे प्रदेशों की, कांग्रेस शासित प्रदेशों की, तो शिक्षा का स्तर दूसरे प्रदेशों में और देश में मध्य प्रदेश की तुलना में तो काफी बहुत बिल्कुल शिक्षा की बात कर रहे हैं। युवाओं की बात करें तो नेताओं से कितनी आज यूपीए सरकार फिर खासकर जो कांग्रेस ने वादे किए हैं लोगों को रोजगार देने, कितनी उम्मीद रखते हैं? यूपीए सरकार से युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें थी, पर मेरे हिसाब से वो युवाओं की उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पाए। चलिए, युवाओं की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए। सुदेश, आएंगे आपके पास। प्रवीण शंकर कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कपूर साहब बीजेपी के नेता हैं। कपूर साहब, 8 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। सभी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की उन मतदाताओं पर नजर है, लेकिन वो उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बेरोजगार है। उनके लिए क्या कुछ है आपके पास? देखिए, पहले तो मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि जैसे अभी हम देख रहे थे, इंदौर से एक युवक भी कह रहे थे, पिछले 10 साल में बहुत हताशा हुई है युवाओं में। जैसे जैसे युवा, माँ बाप ने बड़ी मुश्किल में बच्चों को पढ़ाया है और युवा अच्छी डिग्रियां लेके सामने आया है, उस तरीके से इस देश में यूपीए सरकार ने नौकरी के मौके नहीं दिए। अगर आपको ध्यान हो तो जिसे ये बीपीओ इंडस्ट्री कहा जाता है, जिसने एक नई चमक हमारे युवा के चेहरे पे लाके रखी थी, ये एनडीए के शासनकाल में अटल जी की सरकार में प्रमोद महाजन जी लाए थे। उसके बाद कांग्रेस ने इसे चलने जरूर दिया, मगर कांग्रेस ने कभी भी इस इंडस्ट्री को उस रूप में नहीं रखा ला करके कि ये अपने आप में एक सेल्फ डिपेंडेंट। आज बीपीओ में भी हमारा युवा जो है वो कुंठित सा हो रहा है, वहां एक अजब सा कंपटीशन है। तो मेरा मानना है कि बीजेपी की सरकार आएगी। हमारे पास ये ओरिजिनल आइडियाज सारे हमारे थे एनडीए शासनकाल के, और हमारे पास एक बिल्कुल स्पष्ट रोड मैप रहेगा जिसके अंतर्गत हम युवा को बहुत ज्यादा सपने तो नहीं दिखाएंगे, मगर एक तो हम डायरेक्ट एजुकेशन से जुड़ा हुआ एम्प्लॉयमेंट भी देंगे और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी युवाओं को देंगे। बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिनसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए भी आज के युवा को एम्प्लॉयमेंट प्रॉपरली दे सकते हैं। बेरोजगारी के संकट पर नेता गंभीर नहीं है। इस मुद्दे को लेकर अहमदाबाद की जनता से बात की हमारे संवाददाता दीक्षित सोनी ने। मुझे लगता है तब तक रोजगारी के लिए अभी कुछ हो नहीं रहा है। जो एम्प्लॉयमेंट है अभी उन लोगों का कुछ ना कुछ बढ़ावा मिलता रहता है, लेकिन जो बेरोजगार है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरियां अभी देश में उपलब्ध नहीं है। नौकरियां अभी मार्केट में है नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि अभी भारत में प्रचंड बेकारी का दौर तो चल रहा है।
मतलब जिसको जितना उसका जो एबिलिटी है उसके हिसाब से उसको नहीं मिलता है। लीडर है उनके पास इसलिए प्लान नहीं हो सकते क्योंकि वही खुद एजुकेटेड नहीं है। ज्यादातर देख सकोगे पॉलिटिकल पार्टी में कोई ज्यादातर मुझे नहीं लगता है कि कोई एजुकेटेड होगा ज्यादातर, तो उनके पास कोई प्लान ऐसे नहीं हो सकते कि ये प्लान है। आज ज्यादातर जो है जिसके नॉलेज है वो आगे नहीं आ सकते, क्या उनको पीछे वाले कोई पार्टी वाले बिठा देते पीछे। जी, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए मेरा ऐसा मानना है कि जैसे प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर्स है, उसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और सब जो पॉलिसीज़ है वो ट्रांसपेरेंट करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि करप्शन घटेगा और जैसे कि यूथ के लिए कुछ सब्सिडीज या ऐसी कुछ अनेक स्कीम रखनी चाहिए, तो जिससे क्या होगा कि यूथ खुद आगे आए और उन लोगों को भी कंपनी डेवलप करने के लिए चांस मिले। जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही है। जैसे उद्योगों को जमीन दे रहे हैं लेकिन उनके पास से आप कमिटमेंट नहीं ले रहे। वो अपने अपनी राजकारण कर रहे हैं, अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं सब कुर्सी के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट के इसके लिए तो वो लोग कोई बोलते ही नहीं, कोई सोचते भी नहीं है वो लोग। हकीकत से रूबरू हो रहा है हमारा युवा। कोलकाता की जनता क्या राय रखती है, समय संवाददाता रजनीश कुमार ने उनसे बातचीत की। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ तमाम सारे छात्र छात्राएं मौजूद हैं जो कि बेरोजगारी की समस्याएं से जूझते हैं और ज्यादा परेशान होते हैं। क्या कुछ वस्तु स्थिति हम इन्हीं से जानते हैं। सीधे तौर पे जानेंगे क्या जो नेता हैं वो बेरोजगारी की समस्या को गंभीरता से लेते हैं, जिस तरह से बेरोजगारी नहीं लेते हैं। आप बताएं। नहीं लेते क्योंकि बेरोजगारी तो अपना पॉकेट ही देखते रहता है हमेशा। कहीं से भी पैसा अपना घर के लिए रखेंगे या बेरोजगार को देखेंगे। यदि कोई जाता है कुछ काम के लिए तो पहले उनसे भी बोलेगा कि हमको इतना कमीशन चाहिए तभी आपका ये होगा, तो कहाँ से बेरोजगार लोग ठीक ये होगा। क्या बेरोजगारी के मुद्दे को नेता गंभीरता से लेते हैं? नहीं लेते। क्या लगता है आपको? मुझको लगता है कि नेता कुछ लेते ही नहीं, अपने आप ही का बढ़ते टाइम ही नहीं मिलता कि दूसरा को देखे। अभी भारत वर्ष में ऐसा हो गया जो रोटी कपड़ा मकान यही लेके सब डिस्कस करता है, लेकिन बेरोजगारी इसको कोई नहीं देखता है। इसको अनदेखी करके सब बोलता है सरकार बनाएंगे, अच्छा सरकार बनाएंगे, लेकिन कोई नहीं कर पाता। राज्य सरकार बोलिए, देखिए यहाँ टीएमसी का गवर्नमेंट है लेकिन बेरोजगारी में इतना बेरोजगारी है, यहाँ कोई काम नहीं है किसी को। सब बोलता है जो फालतू गवर्नमेंट है। क्या आपको लगता है कि नेता जो है वो गंभीर है? नहीं, गंभीर नहीं है, वो अपना ही पॉकेट भरते हैं। अभी आप टेट एग्जाम का ले लीजिए हिस्सा, वहाँ पे रोजगारी दे रहे हैं लेकिन उसके बदले में वो लोग उनसे 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए ले रहे हैं, तब उनको काम दे रहे हैं। मेरिट बेसिस पे तो आजकल कुछ रह ही नहीं गया है। जो अच्छा मार्क्स ला रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा है, जो फेल हो जा रहे हैं पैसा दिला के जॉब मिल जा रहा है उन लोग को। सरकारी नौकरी में घूस देने पड़ता है, हर सरकारी नौकरी में घूस देने पड़ता है। यहाँ किसी का मेरिट का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं जो हम लोग का ख्याल किया जाए, जो युवा है वो लोग का ख्याल किया जाए। बेरोजगारी से हम लोग को रोजगार मिले। हम लोग जैसा पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा जगह जाना चाहते हैं, वो बात हम लोग का सरकार देखे या हम लोग का काम करके दिखाए सरकार। जाने माने अर्थशास्त्री मुनीर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलम साहब, काफी अहम जानकारी आपसे पहले भी मिल पा रही थी, आपसे जानना चाहेंगे, स्किल डेवलपमेंट एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है और अगर यूं ही बेरोजगारी का स्तर बढ़ता रहा तो ये देश आखिरकार कहां जाके रुकेगा? ये बड़ा मेजर इशू है। जैसे आपने अभी स्किल फॉर्मेशन और स्किल डेवलपमेंट की बात की जी, कहीं मिसमैच है मार्केट में और जो हम जिस तरह के स्किल हम डेवलप कर रहे हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह का हम कैपिटल एफडीआई ले आ रहे हैं और जिस तरह की टेक्नोलॉजी हम ले आ रहे हैं बाहर से और जिस तरह का हम अपने यहाँ स्किल डेवलप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर मिसमैच है। इंस्टीट्यूशंस जिस तरह के होने चाहिए उस तरह के नहीं है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आपने एजुकेशन और हायर एजुकेशन की बात की। हायर एजुकेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, हम लोग इनरोलमेंट की बात करते हैं। सो साहब ने अभी बताया और बिल्कुल सही बताया कि साहब हमारे यहाँ इनरोलमेंट बहुत बढ़ गया, लेकिन आप ये प्रथम और ये सारे जो सर्वे एजेंसीज हैं हर साल ये सर्वे करती हैं और ये बताती हैं कि 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो एक बहुत ही एलिमेंट्री किस्म की या अपना सही तरह से नाम लिखना या अपने शहर का नाम, ये उनके लिए पॉसिबल। जी 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 जी। मसला ये है कि जब आपका लोअर लेवल एजुकेशन जो एलिमेंट्री एजुकेशन है जब वो इस तरह का होगा तो वो हायर एजुकेशन में जाए, क्योंकि लड़का तो वही है, लड़की तो वही है, आदमी वही है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। जी, सो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी यहाँ क्वालिटी। आलम साहब, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम और गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहे।
मुनीर आलम साहब बहुत शुक्रिया, सलमान सोज साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रवीण शंकर कपूर साहब नेता भारतीय जनता पार्टी के आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ऋचा आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। लबोलब अब ये कि नौकरियां नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो दावे कर रही हैं, कांग्रेस कह रही है 10 करोड़ रोजगार देंगे, बीजेपी कह रही है 8 करोड़ देंगे, उसी राह पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और तमाम और पॉलिटिकल पार्टी चल रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये लोग जनता को कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं। बहुत काम करना पड़ेगा इस चीज को लेकर, और इसके लिए रोड मैप किसी के पास नहीं है, कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर कौन सी जादू की छड़ी इन लोगों के हाथ में लगेगी, इन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में लगेगी, जिससे 10 करोड़ 8 करोड़ रोजगार जो है वो उत्पन्न हो जाएंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।